हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके ऑल यूजी कोर्सेज के 5th सेमेस्टर की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव यानी कि आपका जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैप एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैप एंड अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं ऑल यूजी कोर्सेज के 5th सेमेस्टर के अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस नाम के सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 8 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 8 का संघर्ष का स्थल और वार्ता का पार को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, जब हम युद्ध या संघर्ष की बात करते हैं तो दिमाग में गोलियां, बम और सेनाओं की तस्वीरें आती है। तो लेकिन क्या जो संघर्ष है वह सिर्फ युद्ध होता है? क्या हिंसा हमेशा बंदूक से ही होती है? तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आधुनिक युग में संघर्ष की परिभाषा बदल चुकी है। हम बात करेंगे संघर्ष के स्थल, हिंसा के रूप और उन गहरी सामाजिक जड़ों की जो युद्ध को सिर्फ लड़ाई ही नहीं बल्कि एक विचार बना देती है। तो स्टूडेंट, चलिए इस चैप्टर की जो शुरुआत कर लेते हैं वो सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा परिचय यानी कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे मानव इतिहास में संघर्ष हमेशा से रहा है। पहले संघर्ष राज्य राज्य के बीच होते थे, जैसे दो से देशों की सेनाओं के बीच युद्ध। तो स्टूडेंट, मानव इतिहास में जो संघर्ष है वो हम बहुत ही प्राचीन समय से देखते चले आ रहे हैं। और पहले जो संघर्ष होता था ये राज्य बनाम राज्य यानी कि इंटर स्टेट वॉर्स के रूप में होते थे, जैसे दो देशों की सेनाओं के बीच युद्ध हो। तो लेकिन आज संघर्ष की प्रवृत्ति बदल गई है। अब यह जानते हैं हिंसा, गृह युद्ध, आतंकवाद, संसाधनों की लड़ाई और धार्मिक सांस्कृतिक टकराव के रूप में भी सामने आते हैं। तो स्टूडेंट, आज जो संघर्ष है इस संघर्ष की जो प्रकृति है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब यह जानते हैं हिंसा, गृह युद्ध, आतंकवाद, संसाधनों की लड़ाई और धार्मिक सांस्कृतिक टकराव के रूप में सामने आता है। तो इसलिए ही हमें युद्ध और संघर्ष की बदलती परिभाषा और स्वरूप को समझना होगा। तो स्टूडेंट, 20वीं सदी के दो विश्व युद्धों ने यह दिखा दिया कि जो संघर्ष है वो सिर्फ सैनिकों की नहीं बल्कि पूरी मानवता की एक त्रासदी है। तो अब युद्ध बंदूकों से नहीं बल्कि पहचान, विचारधारा और सत्ता के लिए लड़े जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संघर्ष की प्रकृति या बदलता परिदृश्य को लेकर। तो स्टूडेंट, अगर हम देखें 20वीं सदी में बड़े पैमाने के दो विश्व युद्ध हुए। शीत युद्ध के दौरान संघर्ष प्रत्यक्ष युद्ध की बजाय प्रोक्सी वॉर्स, प्रतिनिधि युद्ध और वैचारिक प्रतिस्पर्धा में बदल गया। तो स्टूडेंट, पहले क्या होता था? पहले युद्ध होते थे राष्ट्रों के बीच, पर अब जो युद्ध की सीमाएं हैं वे मिट चुकी है। जैसे कि आप शीत युद्ध देखें, कोल्ड वॉर देखें, तो उसके दौरान संघर्ष सीधे नहीं बल्कि प्रोक्सी वॉर्स के रूप में लड़े गए, तो जहां पर बड़ी शक्तियां दूसरों को इस्तेमाल करती है। तो स्टूडेंट, आज संघर्ष बहुआयामी है, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक। तो यही था हमारा संघर्ष की प्रकृति और बदलता परिदृश्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा हिंसा के रूप आता है। अब हम हिंसा के रूप के बारे में बात कर लेते हैं। तो हिंसा यानी कि वॉयलेंस के अलग अलग रूपों की। तो सबसे पहले हमारी आती है प्रत्यक्ष हिंसा, जिसमें युद्ध, बमबारी, नरसंहार आता है। तो स्टूडेंट, जब हथियार, बम या युद्ध के जरिए सीधी जान माल की हानि होती है तो उसे हम प्रत्यक्ष हिंसा कहते हैं। इससे अलग हमारी संरचनात्मक हिंसा होती है। तो जब संस्थाएं असमानता या दमन को बढ़ावा देती है, जैसे कि नस्लवाद, भेदभाव। तो स्टूडेंट, जब समाज की जो संस्थाएं है या नीतियां है या जो भी व्यवस्था है वो असमानता को बढ़ावा देती है, जैसे कि भेदभाव, गरीबी, लैंगिक भेदभाव, तो उसको हम फिर संरचनात्मक हिंसा कहते हैं। थर्ड हमारी आती है सांस्कृतिक हिंसा। तो जब विचारधारा या प्रतीक हिंसा को सही ठहराते हैं, जैसे धार्मिक घृणा। तो स्टूडेंट, जब संस्कृति, विचार या धार्मिक मान्यताएं हिंसा को सही ठहराती है, जैसे कि हमारी जाति श्रेष्ठ है या हमारी आस्था सर्वोच्च है, तो स्टूडेंट उसको हम सांस्कृतिक हिंसा कहते हैं।
तो इस तरह हिंसा सिर्फ युद्ध ही नहीं है बल्कि समाज की सोच में भी मौजूद हो सकती है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे हिंसा के रूप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा प्रसंग आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रसंग के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे युद्ध एक विनाशकारी सामाजिक व्यवहार। तो सबसे पहले हम युद्ध को एक सामाजिक व्यवहार के रूप में देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, युद्ध केवल सेना के बीच लड़ाई नहीं है बल्कि यह समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की गहराई को भी प्रभावित करती है। तो स्टूडेंट, जो युद्ध है उससे केवल सेनाओं की भिड़ंती नहीं होती बल्कि यह समाज और सभ्यता के ढांचों को भी बदल देता है। तो युद्ध हमेशा समुदाय और सभ्यताओं पर स्थायी घाव छोड़ता है। तो युद्ध की वजह से न सिर्फ जाने जाती है बल्कि संस्कृति, अर्थव्यवस्था और इंसानियत की जो बुनियाद है वो भी हिल जाती है। तो स्टूडेंट, ये तो हमने देखा युद्ध एक विनाशकारी सामाजिक व्यवहार। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है शीत युद्ध के बाद वैश्विक दक्षिण में संघर्ष। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा कोल्ड वॉर हुआ था उसके बाद वैश्विक दक्षिण में क्या संघर्ष हुए थे। तो स्टूडेंट, शीत युद्ध के बाद ध्यान यूरोप, अमेरिका से हटकर वैश्विक दक्षिण एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका पर गया। यहाँ आंतरिक संघर्ष, गृह युद्ध और ज्यादा टकराव ज्यादा देखने को मिले। तो स्टूडेंट, शीत युद्ध जब खत्म हुआ तो शीत युद्ध के खत्म होने के बाद जो पूरा ध्यान था वो यूरोप से हटकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे जो हमारे ग्लोबल साउथ देश है उन पर गया, जहाँ पर संघर्ष अभी भी जारी है। और इन संघर्ष की जो जड़ें हैं वो है गरीबी, उपनिवेशवाद की विरासत और कमजोर शासन व्यवस्था। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे शीत युद्ध के बाद वैश्विक दक्षिण में संघर्ष। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नए युद्ध और पश्चिमी चित्रण, जिसे हम रवांडा नरसंहार के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारा 1994 ईस्वी में हुआ था। तो स्टूडेंट, 1994 में रवांडा में हुतू और तुत्सी जातीय समूहों के बीच भयानक नरसंहार हुआ। तो स्टूडेंट, 1994 में रवांडा में हुतू और तुत्सी समुदाय के बीच इतिहास का सबसे भयावह नरसंहार हुआ। पश्चिमी मीडिया ने इसे आदिवासी हिंसा बताकर पेश किया, लेकिन असली जड़ें उपनिवेशवाद और राजनीतिक असमानता में थी। तो जो पश्चिमी मीडिया था उसने इसे ट्रिबल वॉयलेंस यानी कि आदिवासी हिंसा बताया, और जब असली कारण पता चले तो असली कारण थे उपनिवेशवाद और असमान सत्ता ढांचा। तो स्टूडेंट, यह हमें सिखाता है कि हिंसा की जो असली जड़ें हैं वे हमेशा जातीय नहीं बल्कि राजनीतिक और ऐतिहासिक भी होती है। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे नए युद्ध और पश्चिमी चित्रण, रवांडा नरसंहार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नए युद्ध मैरी कल्डोर के बारे में। तो जो नए युद्ध की अवधारणा है वो हमारे मैरी कल्डोर जी ने दी थी, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कल्डोर के अनुसार नए युद्ध की 3 विशेषताएं हैं। तो स्टूडेंट, जो ब्रिटिश विद्वान मैरी कल्डोर है उन्होंने अपनी किताब न्यू एंड ओल्ड वॉर्स में कहा कि आधुनिक युग के युद्ध की 3 प्रमुख विशेषताएं है। फर्स्ट हमारी वैश्वीकरण, सेकंड पहचान की राजनीति और थर्ड राज्य की कमजोरी। तो वैश्वीकरण यानी कि भारी शक्तियां भी स्थानीय युद्धों में शामिल होती है। तो स्थानीय युद्ध भी अब अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों से जुड़ चुके हैं, उसको ही वैश्वीकरण कहा है। इससे अलग पहचान की राजनीति, जातीय धार्मिक पहचान संघर्ष का कारण बनती है। तो अब जो संघर्ष है वो धर्म, जातीय समुदाय के नाम पर लड़े जा रहे हैं। इससे अलग राज्य की कमजोरी आता है, जिसमें कमजोर शासन वाले देशों में युद्ध आसानी से फैलते हैं। तो स्टूडेंट, कमजोर सरकारें और भ्रष्ट संस्थाएं संघर्ष को बढ़ावा देती है। तो स्टूडेंट, कल्डोर के अनुसार नए युद्धों में दुश्मन सिर्फ सामने की सेना नहीं बल्कि वो सोच है जो कि इंसानियत को बांटती है। तो यही तो स्टूडेंट नए युद्ध मेरी कल्डोर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है महमूद ममदानी की आलोचना। तो अब हम बात कर लेते हैं महमूद ममदानी की आलोचना के बारे में। तो ममदानी का कहना है कि पश्चिमी विश्लेषण केवल जातीय घृणा को दोषी ठहराते हैं, जबकि असली समस्या औपनिवेशिक इतिहास और असमान राजनीतिक ढांचा है, जिसे पश्चिम अक्सर नजरअंदाज करता है। तो स्टूडेंट, जो अफ्रीकी विद्वान महमूद ममदानी है वे कहते हैं कि जो पश्चिमी विश्लेषण है वो जातीय घृणा को दोष करता है, लेकिन जो असली कारण है वो है औपनिवेशिक इतिहास और असमान सत्ता ढांचा। यानी कि अगर हम संघर्ष को समझना है तो हमें उसकी ऐतिहासिक जड़ों में भी झांकना होगा। तो स्टूडेंट, यही थी हमारी महमूद ममदानी की आलोचना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है युद्ध क्या है। तो अब हम बात कर लेते हैं युद्ध की परिभाषा अलग अलग दृष्टिकोणों से। युद्ध की परिभाषा को हम देख लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे क्लोज क्लोजविट्ज की परिभाषा के अनुसार। क्लोजविट्ज जी ने बोला कि युद्ध राजनीति की निरंतरता लेकिन हिंसक साधनों से, यानी युद्ध राजनीतिक उद्देश्यों को पाने का साधन है। तो स्टूडेंट, जो हमारे क्लोजविट्ज जी थे उन्होंने कहा कि युद्ध राजनीति की निरंतरता है लेकिन हिंसक जो साधन है उनसे, यानी कि युद्ध राजनीतिक उद्देश्यों को पाने का एक तरीका है। तो इससे अलग हम मात्रात्मक परिभाषा में देखें
तो कुछ विद्वान युद्ध को मृत्यु के आंकड़े से परिभाषित करते हैं, जैसे 1000 से ज्यादा मौत युद्ध। तो स्टूडेंट कुछ विद्वान इसे मृत्यु के आंकड़े से भी परिभाषित करते हैं, यानी कि अगर किसी हिंसा में 1000 से ज्यादा अधिक मौत होती है तो उसको युद्ध का नाम दिया जाता है, लेकिन संख्या से युद्ध की जटिलता नहीं समझी जा सकती। इसके बाद जो हमारा आता है परिभाषाओं की सीमाएं, तो परिभाषाओं की सीमा में हम देखेंगे कि केवल संख्याओं से युद्ध की जटिलता नहीं समझी जा सकती, युद्ध में डर, विस्थापन, संस्कृति का विनाश भी शामिल होता है। उसके बाद हमारी आती है मार्टिन शो की परिभाषा। मार्टिन शो की परिभाषा में हम देखें तो युद्ध समाज को बदलने वाला सामाजिक व्यवहार है। इसमें युद्धक और गैर युद्धक के बीच फर्क भी मिट जाता है। तो स्टूडेंट जो युद्ध है वो समाज को बदलने वाला एक सामाजिक व्यवहार होता है। इसमें सैनिक यानी कि सैनिक और जो नागरिक होते हैं उनके बीच का जो फर्क है वो मिट जाता है। तो स्टूडेंट यही थी हमारी कुछ परिभाषाएं जो कि हमने अलग अलग दृष्टिकोण से देखी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है युद्ध के प्रति पारंपरिक दृष्टिकोण। तो अब हम पारंपरिक दृष्टिकोण के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें युद्ध के 3 स्तर बताए गए। तो स्टूडेंट युद्ध को समझने के लिए 3 स्तरों पर देखा जा सकता है। फर्स्ट हमारा व्यक्तिगत स्तर। तो युद्ध का कारण नेताओं की महत्वाकांक्षा, गलत निर्णय या मानव स्वभाव में हिंसा हो सकता है। तो स्टूडेंट व्यक्तिगत स्तर में अगर हम देखें तो नेताओं की महत्वाकांक्षा हो गई, गुस्सा हो गया या मानव स्वभाव हो गया। उसके बाद आता है राज्य स्तर पर। राज्य स्तर में राज्य की आंतरिक राजनीति, राष्ट्रवाद, सैन्य शक्ति बढ़ाने की चाहत युद्ध को जन्म देती है। तो राष्ट्रवाद, सत्ता की चाहत, सैन्य विस्तार, ये सभी राज्य स्तर पे देखते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली स्तर भी होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कोई विश्व सरकार नहीं है, इसलिए अराजकता और शक्ति संतुलन की कमी युद्ध का कारण भी बन सकती है। तो स्टूडेंट दुनिया में विश्व सरकार का अभाव है, यानी कि अराजकता है, जिससे कि शक्ति संघर्ष भी बढ़ता है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली स्तर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वैश्विक दक्षिण में अंतरराज्य युद्ध के बारे में। तो स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल साउथ के संघर्षों के कारण क्या हुए हैं। तो स्टूडेंट ग्लोबल साउथ में संघर्षों के पीछे कई कारण है। इसमें हमारा सबसे पहला आता है राज्य की कमजोरी और राज्य निर्माण। तो जहां संस्थाएं कमजोर और भ्रष्ट होती है वहां संघर्ष जल्दी भड़कते हैं। तो स्टूडेंट जहाँ पे भ्रष्टाचार, कमजोर संस्थाएं होगी वहां पर राज्य की कमजोरी होगी और उससे वहां पे जो युद्ध संघर्ष है वे वहां पे हुए। संसाधन में देखें तो तेल, हीरे, पानी, जंगल आदि पर कब्जा युद्ध का कारण बन सकता है। उसके बाद भूमि एवं संपत्ति अधिकार में देखें तो जमीन और संपत्ति पर विवाद से हिंसा और विद्रोह भी बढ़ते हैं। इससे अलग पहचान और शिकायतें में देखें तो स्टूडेंट जातीय, धार्मिक या भाषाई पहचान और ऐतिहासिक अन्याय ये सभी भी युद्ध को गहराते हैं। तो स्टूडेंट यही थे हमारे वैश्विक दक्षिण में अंतरराज्य युद्ध। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वैकल्पिक दृष्टिकोण। तो अब हम बात कर लेते हैं वैकल्पिक दृष्टिकोण की। तो अब आते हैं कुछ वैकल्पिक नजरियों पर, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तर उपनिवेशवाद। तो यह दृष्टिकोण कहता है कि कई संघर्ष उपनिवेशवाद की विरासत है। सीमाओं का कृत्रिम विभाजन और असमान सत्ता ढांचा युद्ध की जड़ें है। तो स्टूडेंट कई संघर्ष की जो जड़ें है वो उपनिवेशवाद की वैसियत है, जहाँ सीमाएं बिना समझदारी के खींचे जाए और असमान सत्ता ढांचा छोड़ा गया हो। तो स्टूडेंट यही था हमारा उत्तर उपनिवेशवाद। इसके बाद नारीवाद क्या कहता है। नारीवाद दृष्टिकोण बताता है कि युद्ध का बोझ महिलाओं पर सबसे अधिक पड़ता है, साथ ही यह हिंसा और पितृसत्ता को आपस में जोड़कर देखता है। तो स्टूडेंट नारीवाद में कहा गया है कि युद्ध में सबसे ज्यादा जो पीड़ा है वो महिलाओं पर आती है, वे हिंसा, विस्थापन और दोहरी जिम्मेदारी का सामना करती है। तो स्टूडेंट नारीवाद दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि जो युद्ध की असली कहानी है वो है जो मौन पीड़ितों के बीच छुपी होती है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे वैकल्पिक दृष्टिकोण। इसके बाद जो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। तो निष्कर्ष में देखें तो युद्ध और संघर्ष बहुआयामी घटनाएं हैं, इन्हें केवल शक्ति या राजनीति से समझना अधूरे है। तो स्टूडेंट संघर्ष और हिंसा जो चीज है ये सिर्फ राजनीतिक घटनाएं नहीं है, बल्कि ये समाज, इतिहास और असमानता की गहरी परछाइयां है। तो पहचान, इतिहास, औपनिवेशिक विरासत, संसाधन और असमानता ये सब युद्ध के कारण है। तो स्टूडेंट जो युद्ध के कारण है वे हमारी पहचान, हमारे इतिहास, हमारा औपनिवेशिक विरासत, हमारे संसाधन और हमारे असमानता। तो इसके बाद जो स्टूडेंट हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा अतिरिक्त विचार का आता है। तो अतिरिक्त विचार में हम देखें तो हमें सबसे पहले मिल जाता है एकल कहानी से सावधानियां। तो जो संघर्ष का केवल एक कारण जो बताना है वो गलत है, हमें बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यानी कि जो संघर्ष है वो किसी एक कारण से नहीं हो सकता,
उसके जो कारण है वे अनेक हो सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है चिमामांडा नुगोजी अदिची, एकल कहानी का खतरा। तो जब हम केवल एक कहानी या दृष्टिकोण से किसी समाज को समझते हैं तो उसकी असली जटिलता खो जाती है। तो अगर हम एक ही दृष्टिकोण से किसी भी चीज को, किसी भी युद्ध को, किसी भी संघर्ष को समझेंगे या किसी भी समाज को समझेंगे तो उसकी जो जटिलता है वो खो जाती है, यानी कि संघर्ष की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हिंसा को जोड़ना। तो हिंसा को केवल जातीय संघर्ष नहीं मानना चाहिए, इसे उपनिवेशवाद, वैश्वीकरण और पितृसत्ता से भी जोड़कर हमें समझना चाहिए। तो स्टूडेंट यही हमारे हिंसा को जोड़ते हैं। इसके बाद हम कुछ आलोचना भी कर लेते हैं। तो आलोचना में देखें तो पश्चिमी दृष्टिकोण अक्सर रूढ़ियां बनाता है और शक्ति संबंधों को अपने हिसाब से पेश करता है। तो स्टूडेंट यही इसकी आलोचना की गई है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं। सारांश में हम देखेंगे स्टूडेंट, संघर्ष और युद्ध का चेहरा बदल चुका है। नए युद्ध वैश्वीकरण, पहचान की राजनीति और राज्य की कमजोरी से जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट केवल राजनीतिक या सैन्य दृष्टिकोण काफी नहीं है, हमें सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं को भी समझना होगा। तो स्टूडेंट हम अक्सर किसी संघर्ष का एक ही कारण बताते हैं, लेकिन जैसा नाइजीरियाई लेखिका हमारी चिमांडा नगोजी अदिची है, वे कहती है कि एकल कहानी सबसे बड़ा खतरा है। हर युद्ध के पीछे कई कहानियां, कई सच्चाइयां होती है। तो इसलिए हमें जरूरत है कि हम संघर्षों को सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि न्याय, संवाद और समानता से हल करें, क्योंकि स्टूडेंट जब तक असमानता जिंदा है हिंसा किसी न किसी रूप में लौटती रहेगी। तो उपनिवेशवाद की विरासत और असमानताओं को नजरअंदाज करने से जो विश्लेषण है वो अधूरा होगा। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ हमारे यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 8। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा यूनिट नंबर 4 का ही आता है, जो कि हमारा रहता है यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 9। तो अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 9 के बारे में स्टूडेंट, जिसमें हम बात करेंगे बदलता परिदृश्य, संघर्ष की प्रकृति को लेकर। तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे हमारे बदलता परिदृश्य और संघर्ष की नई प्रकृति, यानी कि द चेंजिंग नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। तो स्टूडेंट आप सभी कल्पना कीजिए, एक समय था जब सुरक्षा का मतलब था सीमा पर सैनिक, बंदूकें और युद्ध के मैदान। लेकिन अब खतरे सिर्फ गोलियों से नहीं आते स्टूडेंट, कभी वायरस से, कभी डेटा चोरी से, कभी पर्यावरण संकट से। तो यही है आज की दुनिया का एक नया सुरक्षा परिदृश्य। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे पहले सुरक्षा और संघर्ष का मतलब केवल राज्य को भारी दुश्मनों से बचाना था, लेकिन अब खतरे की परिभाषा बदल गई है। आतंकवाद, जैव सुरक्षा, पर्यावरण संकट, महामारी और वैश्वीकरण के जोखिम भी सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट जो पहले सुरक्षा का मतलब था वो राज्य को भारी दुश्मनों से बचाना था, लेकिन अब जो खतरा है उसका शब्द का अर्थ बदल गया है। अब आतंकवाद, जैव सुरक्षा, पर्यावरण संकट, महामारी, यहाँ तक कि जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है यानी कि जो वैश्वीकरण है उसके जो रिस्क है वे भी सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। तो संघर्ष की प्रकृति भी बदल रही है। अब यह केवल युद्ध नहीं बल्कि जटिल असुरक्षाओं का जाल है। तो स्टूडेंट संघर्ष अब केवल युद्ध ही नहीं रहे बल्कि एक जटिल असुरक्षा का जाल बन गए हैं, जहां हर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र एक दूसरे से प्रभावित है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संदर्भ का, जिसमें हम बात करेंगे माइकल डिलन क्या दुनिया को खतरनाक बनाता है। तो स्टूडेंट इसमें हमें अलग अलग टॉपिकों के बारे में पढ़ना है। तो माइकल डिलन ने कहा है कि क्या दुनिया को खतरनाक बनाता है। तो स्टूडेंट चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खतरे का प्रश्न तैयार करना। तो हमें यह पूछना चाहिए कि खतरा है क्या। खतरा केवल वास्तविक घटनाएं नहीं बल्कि हमारी सोच और व्याख्या से भी बनते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारे डडली है, डडली कहते हैं कि हमें यह पूछना चाहिए कि खतरा है क्या। हर खतरा केवल वास्तविक घटना नहीं होती बल्कि हमारी सोच, डर और व्याख्या भी उसे बनाती है। तो नेक्स्ट हमारा आता है वस्तुनिष्ठ बनाम व्यक्तिपरक खतरे। तो वस्तुनिष्ठ जैसे कि बम, हथियार, महामारी जिन्हें मापा जा सकता है। व्यक्तिपरक जैसे कि डर, संदेह या पहचान की राजनीति जिन्हें समाज और संस्कृति बनाते हैं। तो स्टूडेंट डडली खतरों को दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट हमारे वस्तुनिष्ठ जैसे कि बम, हथियार, महामारी हो गए। सेकंड हमारे व्यक्तिपरक जैसे कि डर, संदेह या पहचान की राजनीति हो गई। तो जो वस्तुनिष्ठ खतरे होते हैं उनको मापा जा सकता है, लेकिन जो व्यक्तिपरक हमारे खतरे होते हैं वे समाज और संस्कृति उनको बनाती है।
तो स्टूडेंट यही था हमारा वस्तुनिष्ठ बनाम व्यक्तिपरक खतरे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राज्य केंद्रित विचारों से आगे। तो सुरक्षा केवल राज्यों के लिए नहीं है, यह व्यक्ति, समाज और पर्यावरण के लिए भी जरूरी है। मानव सुरक्षा की अवधारणा यहीं से आई। तो स्टूडेंट अब जो सुरक्षा है वो सिर्फ राज्यों की सुरक्षा नहीं है, बल्कि व्यक्ति, समाज और पर्यावरण की भी चिंता है। तो यहीं से आता है एक नया विचार ह्यूमन सिक्योरिटी, यानी कि मानव सुरक्षा का। तो यह कहता है कि असली सुरक्षा तभी है जब हर इंसान सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानित हो। तो स्टूडेंट यही था हमारा राज्य केंद्रित विचारों से आगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है खतरे के साथ जीना। तो अब हम बात कर लेते हैं खतरे के साथ जीने के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सुरक्षा उपकरणों की आवश्यकता के बारे में। तो स्टूडेंट सीसीटीवी, बायोमेट्रिक सिस्टम, सीमा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आधुनिक समाज हर जगह सुरक्षा तकनीकी पर निर्भर हो गया है। तो स्टूडेंट आज का जो समाज है वो हर जगह सुरक्षा तकनीक पर निर्भर है। सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक सिस्टम, साइबर फायरवॉल, सीमा सुरक्षा, सब कुछ सेफ्टी के नाम पर ही है। तो लेकिन क्या हमें वाकई सुरक्षित बना रहे हैं या सिर्फ कंट्रोल या इल्यूशन ही दे रहे हैं? तो स्टूडेंट यही हमारे सुरक्षा उपकरणों की आवश्यकता थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भविष्य का आधुनिक जोखिम औपनिवेशीकरण के बारे में। तो नई तकनीक और वैज्ञानिक प्रगति के साथ नए खतरे भी पैदा हो रहे हैं, जैसे कि एआई, बायो वेपन, साइबर अटैक। यह आधुनिक जोखिम हमें भविष्य के प्रति और असुरक्षित बना देता है। तो स्टूडेंट जैसे कि हमारी जो नई तकनीक हो गई, जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, एआई हो गया, जैव हथियार हो गया, साइबर अटैक हो गया, तो ये सभी एक नया खतरा लेकर भी आए हैं। तो इसे कहते हैं मॉडर्न रिस्क कोलोनियलिज्म, यानी कि भविष्य पर भी असुरक्षा का शासन है। तो स्टूडेंट यही था हमारा भविष्य का आधुनिक जोखिम औपनिवेशीकरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सुरक्षा और खतरे का समांतर उद्भव। तो स्टूडेंट जितनी सुरक्षा बढ़ती है उतने ही नए खतरे भी सामने आते हैं। सुरक्षा और खतरे एक दूसरे को पैदा करते हैं। तो जितनी हमारी सुरक्षा बढ़ेगी उतने ही हमारे सामने खतरे भी आएंगे, क्योंकि जो सुरक्षा और खतरे हैं ये दोनों ही एक दूसरे को जन्म देते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा सुरक्षा और खतरे का समांतर उद्भव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विश्व को खतरनाक बनाना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खतरे के उदाहरण के, जैसे कि आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, परमाणु हथियार, महामारी जिसमें कोविड-19 के बारे में बात करें, साइबर युद्ध। तो स्टूडेंट ये सभी हमारे कुछ ऐसे प्रमुख रूप है खतरे के जो कि हमारी आज की दुनिया में देखे जाते हैं। तो ये तो हमारे खतरे के उदाहरण थे। अब हम बात कर लेते हैं खतरे से जटिल संबंध। तो खतरा केवल हमला नहीं है, बल्कि सामाजिक राजनीतिक संरचना भी उसे आकार देती है। तो स्टूडेंट जो खतरा है वो हमारी सामाजिक और राजनीतिक संरचना भी उसे जन्म देती है, तो उसको हम एक हमले के रूप में ही नहीं देख सकते। सेकंड आता है खतरे की आकस्मिकता। तो खतरे कभी अचानक उभरते हैं, जैसे कोविड-19 महामारी। तो कभी कभी जो खतरे हैं वे अचानक सामने आ जाते हैं, जैसे कि हमारी कोविड-19 महामारी हो गई, उसने पूरी दुनिया को ही बदल के रख दिया। तो स्टूडेंट यही थी हमारी खतरे की आकस्मिकता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है खतरे के विशिष्ट संदर्भ को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं खतरे के विशिष्ट संदर्भ, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जैव असुरक्षा, जिसमें बीमारियां, महामारी, जैविक हथियार। उदाहरण के रूप में देखें तो कोविड-19 ने दिखाया कि स्वास्थ्य भी सुरक्षा का हिस्सा है। तो स्टूडेंट ये हमारी जैव असुरक्षा हो गई। इसके बाद पर्यावरण असुरक्षा में देखें तो पर्यावरण असुरक्षा में हमें जलवायु परिवर्तन, प्रदूषक, प्राकृतिक संसाधनों की कमी मिल जाती है, और ये सभी भविष्य में युद्ध और प्रवासन का कारण बन सकते हैं। तो यही हमारी पर्यावरण असुरक्षा हो गई। इसके बाद हमारा आता है खतरे का परित्याग। तो कभी कभी समाज में और राजनीति कुछ खतरों को नजरअंदाज कर देती है, जैसे कि गरीबी हो गई या असमानता हो गई। तो यही हमारे खतरे का परित्याग था। इसके बाद आते हैं कट्टरपंथी खतरे का सामना। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे दूसरे का खतरा। तो अक्सर दूसरे को खतरे के रूप में पेश किया जाता है, जैसे कि प्रवासी, अल्पसंख्यक या दुश्मन राष्ट्र। और ये जो खतरा होता है पहचान आधारित राजनीति को जन्म देता है। तो स्टूडेंट अक्सर दूसरे यानी कि प्रवासी, अल्पसंख्यक या दुश्मन देश को ही खतरे के रूप में पेश किया जाता है, और यहीं से शुरू होती है फिर हमारी पहचान आधारित राजनीति। तो ये था दूसरों का खतरा। उसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं वो हमारा है आतिथ्य की नैतिकता को लेकर। तो इसके विपरीत नैतिक दृष्टिकोण ये कहता है कि हमें दूसरे का स्वागत करना चाहिए, न कि हमें उसे खतरे के रूप में देखना चाहिए। तो ये आतिथ्य की नैतिकता बताती है। उसके बाद अब हम इन खतरे का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखें खतरे पर चिंतन।
तो स्टूडेंट जो खतरे हैं वे केवल भौतिक ही नहीं है बल्कि वे मानसिक और सामाजिक संरचनाएं भी है। इसी के साथ साथ कट्टरपंथी खतरे का हास्यीकरण देखें तो कई बार जो असली खतरे हैं जैसे कि गरीबी, असमानता, जलवायु संकट, तो इनको नजरअंदाज करके केवल राजनीतिक रूप से दूसरे कोई खतरा बताया जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मैरी कल्डोर नए युद्धों की रक्षा के रूप में आता है। तो प्रसंग देखे तो शीत युद्ध के बाद युद्धों का स्वरूप बदल गया। नए युद्धों का तर्क देखे तो ये जो युद्ध थे ये वैश्वीकरण, पहचान की राजनीति और गैर राज्य हिंसा पर आधारित थे। तो स्टूडेंट जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ये हमारी मैरी कैलिडोर जी है। इसके बाद उन्होंने बताया क्या नए युद्ध वास्तव से नए हैं। तो बहस है कि क्या ये सचमुच नए हैं या पुराने संघर्ष के ही नए रूप है। उसके बाद आता है नए युद्ध युद्ध है या अपराध है। तो कई बार यह तय करना कठिन होता है कि कोई भी संघर्ष युद्ध है या अपराध है, जैसे कि आतंकवाद या संगठित अपराध। डेटा पर बहस देखें तो नए युद्ध के बारे में आंकड़े और परिभाषाएं विवादास्पद मिल जाती है। और क्वालिटीज पर बहस देखें तो क्या क्वालिटीज की परिभाषा युद्ध राजनीति की निरंतरता आज भी मान्य है। तो कल्डोर जी हमारी मैरी कल्डोर जी कहती है कि नए युद्ध अलग है क्योंकि ये सामाजिक और पहचान पर आधारित युद्ध है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे मैरी कल्डोर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा निष्कर्ष का आता है। निष्कर्ष में हम देखें तो नए युद्ध हमें सुरक्षा की नई समझ देते हैं। यह केवल राज्यों का मामला ही नहीं बल्कि समाज और पहचान की राजनीति से भी जुड़ा है। साथ साथ खतरे और संघर्ष की परिभाषा भी अब विस्तृत हो चुकी है। तो राज्य केंद्रित सुरक्षा से हटकर अब हम मानव सुरक्षा, पर्यावरण, जैव सुरक्षा और पहचान आधारित की ओर बढ़े हैं। तो स्टूडेंट जो हमारे नए युद्ध होते हैं वे हमें दिखाते हैं कि संघर्ष जो है वो अब सैन्य ही नहीं है बल्कि वो सामाजिक और वैश्विक संघर्ष भी है। और खतरे को हम दूसरों के से नहीं जोड़ सकते बल्कि गहरी असमानता और वैश्विक संरचनाओं के माध्यम से हमें इसको समझना चाहिए। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। एंड अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा जहां हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा यूनिट नंबर 4 का ही रहना है। तो यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 10 के बारे में जिसमें हम बात करेंगे हिंसा के रूप के बारे में। तो स्टूडेंट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।